7 फरवरी 2026 इंडियन एयरफोर्स का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक फॉरवर्ड बेस पर ट्रेनिंग सॉर्टी के लिए टेक ऑफ करते समय रनवे ओवरशूट कर जाता है और उसका एयरफ्रेम बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। पायलट को चोट पहुंचती है लेकिन वो फाइटर से बाहर निकल पाता है। इस हादसे की वजह टेक ऑफ करते समय व्हील असेंबली में मैल फंक्शन बताया जा रहा है। डिटेल्स हमारे पास ज्यादा नहीं है क्योंकि आईएएफ ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। लेकिन तेजस के पूरे फ्लीट को अब ग्राउंड कर दिया गया है एक्सटेंसिव टेक्निकल स्क्रूटनी के लिए। यह तेजस को लेकर तीसरी दुर्घटना है 2 सालों के अंदर अंदर। मार्च 2024 एक तेजस जैसलमेर में क्रैश हो जाता है ऑपरेशनल ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान। फिर नवंबर के महीने में दुबई एयर शो के दौरान एक और तेजस क्षतिग्रस्त होता है जिसमें विंग कमांडर नमांश सियाल की जान चली जाती है। एचएएल की तरफ से पुष्टि आती है कि नहीं, ये जो लेटेस्ट हादसा है वो उसे क्रैश नहीं मान रही है, माइनर टेक्निकल फॉल्ट इसे बताया जा रहा है। लेकिन अगर एयरफ्रेम लॉस की खबर सही है तो भारत के पास 38 में से जो तेजस थे उसमें अभी 35 ही बाकी रह गए, वो भी सारे के सारे अभी ग्राउंडेड है। अब 35 तेजस जेट्स का ग्राउंडिंग, उनका ना उड़ पाना आमतौर पर उतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हमारी एयरफोर्स पहले से ही अपने जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे बहुत कम पर ऑपरेट कर रही है। 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन पिछले साल मिग 21 को रिटायर करने के बाद हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस ही रह गए, उसी से हम काम चला रहे थे। और अब लेटेस्ट तेजस हादसे के बाद 2 स्क्वाड्रंस को और माइनस कर दीजिए। और आईएएफ अभी भी नए तेजस MK1A का इंतजार कर रही है एचएएल से। 180 फाइटर्स का ऑर्डर दिया था, 2 साल की देरी ऑलरेडी हो चुकी है। भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के साथ एक 2 फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है और आज हमारी एयरफोर्स 2 फ्रंट तो छोड़ो, सिर्फ एक फ्रंट में भी डील करने के लिए पूरी तरीके से लैस नहीं है। यह बात ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखी जब चाइनीज सपोर्ट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स हम पर भारी पड़ी। यह बात खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मानी है ऑन रिकॉर्ड। On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that? यह बात सही है कि भारत ने स्ट्रेटजी बदलकर ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर कहर बरसा दिया, लेकिन शायद देर से ही सही कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस बात का इल्म तो हो गया कि पानी सर से ऊपर निकल गया है। फाइटर्स के मामले में हम पीछे चले गए हैं और तेजस और एचएएल के परफॉर्मेंस को देखने के बाद यह बात तो साफ हो चुकी है कि हमसे ना हो पाएगा 5-10 सालों में 5th जनरेशन फाइटर। इसीलिए आनंद फानंद में अब सरकार इमरजेंसी रूट के थ्रू कुछ कंट्रोवर्शियल फैसले लेती दिख रही है। एक बार फिर से हम फ्रांस का रुख कर रहे हैं, करीबन $40 बिलियन रफाल डील को फाइनलाइज कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन खुद मोदी जी से मिलने आए, इस डील पर मोहर लगाने के लिए भारत आए। 114 जेट्स की डील भारत के इतिहास में सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट होने वाला है। एकदम ऐसा ही डील यूपीए कार्यकाल के समय भी होने वाला था, फिर मोदी सरकार आ जाती है, डील को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 12 साल पहले भी रफाल 4.5 जनरेशन फाइटर थी, आज भी 4.5 जनरेशन फाइटर है, लेकिन इसी के बीच में चाइना ने अपनी 6th जनरेशन फाइटर की भी टेस्टिंग शुरू कर दी है और हम 5th जनरेशन के आसपास भी आज नहीं है। फिर खबर आती है कि भारत सरकार अब रशिया से Su-57 जेट को सीरियसली कंसिडर कर रही है। इसे सुखोई की तरह Su-57 को भी भारत में बनाने का प्लान बन रहा है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को रशिया के साथ जॉइंटली डेवलप करने की बात मनमोहन सिंह ने रखी थी। 2007 में इस पर डील भी साइन किया गया था, लेकिन इसे भी मोदी जी ने आते ही पहले ठंडे बस्ते में डाल दिया, फिर 2018 में पूरी तरीके से डील को रिजेक्ट कर दिया गया। अब सरकार फिर से उसी फाइटर के तरफ देख रही है जिसे हम जॉइंटली डेवलप कर सकते थे इतने साल पहले। तो आखिर चल क्या रहा है? 12 साल से हम अपना मन क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि कौन सा फाइटर खरीदना है? 12 साल से हमारा फाइटर जेट प्रोग्राम कहां अटक गया? कितना बड़ा और कितना सीरियस है भारत का फाइटर जेट क्राइसिस? और क्यों हमारे सारे सरकारों ने, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबने एयरफोर्स के साथ बहुत नाइंसाफी की है? डिटेल में समझेंगे ये सारी बातें आज के देशभक्त एपिसोड में।
इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त 7 फरवरी वाले क्रैश के बारे में अभी भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इतना मालूम है कि तेजस MK1 रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के समय रनवे से भटक जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका एयरफ्रेम डैमेज हो जाता है। यह फाइटर शायद कभी उड़ान नहीं भर पाएगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस घटना को एक क्रैश मानने से इनकार कर दिया है। HAL के हिसाब से यह एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट था। अब सच जो भी हो, लीपा पोती जो भी हो, फैक्ट तो यही है ना कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने 1 साल पहले क्लियर कर दिया था कि HAL से उनका भरोसा तो बहुत पहले ही उठ चुका था। इसीलिए हमारी एयरफोर्स ने अभी के लिए सारी तेजस, पूरी जो फ्लीट है, उसको ग्राउंड कर दिया है। अब इसी बात की जांच होगी कि क्रैशेस सच में एक माइनर टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुई थी या कोई सिस्टमैटिक फ्लॉ है, कोई फॉल्ट है, व्हील असेंबली में कोई वीकनेस है। आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में दुबई एयर शो के दौरान भी हमारा एक तेजस क्रैश कर जाता है। उस क्रैश में भी विंग कमांडर नमांश सियाल, एक हाईली डेकोरेटेड, डीपली एक्सपीरियंस्ड पायलट, शहीद हो जाते हैं। हमें आज तक नहीं बताया गया है कि उस क्रैश की वजह क्या थी। या तो सच इतना कड़वा है कि हमसे छुपाया जा रहा है, या तो देश को अपने पायलट्स की परवाह नहीं है। 2 साल से भी कम में 3 बैक टू बैक क्रैशेस अब पूरे तेजस प्रोग्राम की रिलायबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाए हुए हैं। तेजस MK1 में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाया जाता है, जो ओरिजिनली 1980s में अमेरिकन F/A-18 हॉर्नेट के लिए डेवलप किया गया था। यह इंजन फ्लाइट आवर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से तो रिलायबल जरूर माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स काफी टाइम से कहते आए हैं कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यह अंडर पावर्ड है, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, और यह लिमिटेशन तेजस की परफॉर्मेंस में दिखती है। 2018 में खुद तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने लोकसभा में ऑफिशियली एक्नॉलेज किया था कि तेजस में परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल है, मेंटेनेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी इश्यूज हैं। पर फिर भी सरकार बार बार IAF को कहती रहती है कि इसी फाइटर, इसी इंजन पर आप निर्भर रहो, क्योंकि विकल्प तो है नहीं। और विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि DRDO 1989 से ही एक इंडिजिनस इंजन बनाने की कोशिश करता आया है, जिसमें आज तक वो कामयाब नहीं हो पाया है। इंडिजिनस कावेरी इंजन पर अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। करीबन 40 साल बाद भी वो इंजन तेजस में फिट होने लायक नहीं बन पाया है। कमाल की फकीरी है DRDO में। यहां इसरो ने सैंक्शंस के बावजूद क्रायोजेनिक इंजन बना डाला, हम मंगल और चांद तक पहुंच गए, और 40 साल बाद हम एक फाइटर जेट इंजन ना बना पाए DRDO में। इसी की वजह से हमारा तेजस आज भी अमेरिका के रहमो करम पर चल रहा है। HAL कहता है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी समय पर इंजन्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए वो एयरफोर्स को समय पर जेट्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और इसी चक्कर में हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, और इसीलिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है। तो यह बात तो क्लियर हो चुकी कि नए तेजस आने से रहे। अभी तक जो आ चुके थे उसमें से 3 क्रैश हो चुके, तो क्लियरली एयरफोर्स की स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए हमें और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो अब सरकार ने फिर से रफाल को याद किया है। फ्रांस के साथ 114 रफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के डील को मंजूरी दे दी गई है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का यह डील भारत का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट अब बन रहा है। इसी महीने सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी अप्रूवल दे दी है। इंडिया विजिट पर आए फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी 114 रफाल की बात कंफर्म कर दी। अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमें मिला है उसके हिसाब से यह डील कुछ इस तरीके की दिखती है। 18 जेट्स फ्रांस से फ्लाईअवे कंडीशन में भारत को मिलेंगे। बाकी 96 जेट्स जो है इंडिया में असेंबल होंगे। दसों के साथ एक इंडियन पार्टनर के जरिए यह काम होगा। अभी के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का नाम सामने आया है। इंडिजिनाइजेशन 30% से स्टार्ट होगी, इवेंचुअली 60% तक पहुंच जाएगी। साथ ही फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन और DRDO मिलकर एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के लिए एक इंडिजिनस इंजन को डेवलप करने वाले हैं। अब इसकी तो बहुत जरूरत है। अब पेपर पे, गोदी मीडिया पे, सरकार के प्रेस रिलीज पर यह डील बहुत अच्छी आपको लगेगी, ठीक जैसे इंडिया US ट्रेड डील भी मास्टर स्ट्रोक ही तो था। लेकिन इस डील के अंदर कुछ ऐसा है जो सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर आपको नहीं बताना चाहेगा।
फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस ने इस डील में भारत को रफाल का सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और रफाल की कोर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का सोर्स कोड इंडिया को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यह इंफॉर्मेशन फ्रेंच मीडिया अभी बता रही है। फ्रांस का कहना है कि यह सोर्स कोड उन्होंने दशकों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनाया है और यह उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो सोर्स कोड इतना जरूरी क्यों है? अरे प्लेन लो, उसको उड़ाओ, मिसाइल दागो। लेकिन सिंपल टर्म्स में बोलें तो इस सोर्स कोड के बिना इंडिया इन जेट्स में कोई फेरबदल नहीं कर पाएगा। जो वेपन सोचिए हमने बनाए हैं उसे हम इस एयरक्राफ्ट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। पूरे इंडियन एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में हम इस एयरक्राफ्ट को फुली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों के लिए या तो फ्रांस से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी या पूरे विमान को वहां भेजकर चेंजेस करवाने पड़ेंगे। नॉट टू मेंशन कि हमें फ्रांस के साथ अपनी सारी जो वेपन्स हैं उनका कोड, उसकी जानकारी फ्रांस के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अब हिंदी में साफ साफ बोले तो जो जेट्स भारत ने इतने पैसे देकर खरीदे, जिन जेट्स को इंडियन पायलट्स उड़ाएंगे, उसका कोर इंटेलिजेंस फ्रांस कंट्रोल करेगा। अभी तक जो रफाल जेट्स भारत के पास हैं उन्हें भी इंडिया इसी स्टेट में उड़ा रहा है। सोर्स कोड लिमिटेशन की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय एटलीस्ट एक रफाल ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया या अंडर परफॉर्म किया। इंडिया ने ऑफिशियली किसी भी रफाल लॉस का एक्नॉलेजमेंट तो नहीं किया है, लेकिन इस सोर्स कोड की बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी ज्यादा शार्प हो चुकी है। फिलहाल नए डील में एक पॉसिबल मिडिल ग्राउंड तो हो सकता है और वो है एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। रफाल के एपीआईज यूएई को ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिससे वो अपने इंडिजिनस वेपन्स रफाल में प्लग इन कर सकते हैं बिना पूरा सोर्स कोड देखे। इंडिया भी ये निगोशिएट कर सकता है। नए फाइटर डील का जो फाइन प्रिंट है उस पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इस नए डील पर पुराने रफाल डील का साया अभी भी मंडरा रहा है। 2016 में हुई 36 जेट्स ये जो डील था, जो मोदी सरकार ने बैंड बाजे के साथ किया था, वो अभी भी फ्रांस में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 2021 में एक फ्रेंच एनजीओ ने इस डील में करप्शन, पेट्रनेज, फाइनेंशियल ऑफेंसेस के सीरियस आरोप लगाए थे, जिसके बाद एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इस डील में चल रही है। कोर सवाल वहां भी यही है जो भारत में विपक्ष भी उठा रहा है, और वो ये है कि दसॉ का इंडियन ऑफसेट पार्टनर अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप क्यों बनाया गया था। एक ऐसी कंपनी जिसके पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, एविएशन मैन्युफैक्चरिंग तो दूर की बात है, फिर भी एचएएल को हटाकर अनिल अंबानी के एक ऐसे कंपनी को डील का पार्ट बनाया गया जो कंपनी कुछ ही दिन पहले बनाई गई थी। फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट हॉलैंड ने 2018 में एक इंटरव्यू में बम गिरा दिया था जब उन्होंने कहा कि उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं था। अब रिलायंस का नाम भारत सरकार से प्रपोज किया गया था। दसॉ के डायरेक्टर जनरल ने फ्रेंच लॉ मेकर्स को भी बताया कि रिलायंस को एक्सेप्ट करना कंपलसरी था भारत का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने सामने से रिलायंस का नाम आगे बढ़ाया था। किसके फायदे के लिए, यह आप खुद समझ लीजिए। फ्रांस में अभी भी इस केस की जांच चल रही है, लेकिन भारत में यह सब जांच पड़ताल नहीं होती है। जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि भाई बात बताइए, इसके बारे में जांच कीजिए, तो पिटीशन को खारिज कर दिया गया। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले 3 जजेस की बेंच ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया। कुछ महीने बाद मोदी सरकार ने गोगोई को राज्यसभा में नॉमिनेट भी कर दिया। यह तो कोइंसिडेंस है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पूरे जवाब अभी मिले नहीं और नए डील की एक्साइटमेंट में सरकार एक बार फिर से नए सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। वैसे नए सवाल की कोई कमी तो है नहीं। इसी हफ्ते खबर आती है कि भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट की कमी पूरी करने के लिए Su-57 को अब सीरियसली कंसिडर कर रहा है। रशिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को एक स्टॉप गैप मेजर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा जब तक भारत खुद अपना AMCA बना नहीं लेता। आपको याद दिला दे कि यह वही Su-57 है जिसे इंडिया ने 2018 में रिजेक्ट कर दिया था। इसकी कहानी भी मोदी सरकार के डिसीजन मेकिंग पर सीरियस सवाल उठाती है। 2007 में सोचिए, इंडिया और रशिया ने मिलकर FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्लान बनाया था। अगर इस डील पर अमल हमने कर लिया होता तो अभी तक इंडिया के पास अपना 5th जनरेशन फाइटर होता, लेकिन मोदी सरकार ने इस डील को 2018 में विड्रॉ कर लिया।
उस वक्त कहा गया कि इस जेट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी एडिक्वेट नहीं है, एवियोनिक्स एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से पीछे है और कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज रशिया हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता है। अब खबर आ रही है कि नहीं, रशिया नया ऑफर लेकर आया है, Su-57E लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंडिया को एक नया जॉइंट 5th जनरेशन फाइटर डेवलप करने का भी प्रपोजल है। लेकिन Su-57 के साथ वही प्रॉब्लम्स आज भी हैं जो 10 साल पहले भी थी। असेंबली क्वालिटी इश्यूज हैं, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज F-35 या चाइनीज J-20 से उसके मुकाबले कम है। अभी तक दुनिया भर में सिर्फ 40 Su-57 बनाए गए हैं, किसी भी फॉरेन एयरफोर्स में ऑफिशियली इसे इंडक्ट नहीं किया गया है, बैटलफील्ड एक्सपोजर प्रैक्टिकली जीरो है और इतना अच्छा फाइटर है कि रशिया भी उसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता है। क्लियरली आज भी हम कॉम्प्रोमाइज ही करेंगे अगर इस प्लेन को खरीदते हैं। सवाल यह है कि क्या हम 2018 में अगर इसे रिजेक्ट नहीं करते तो आज हमारे एयरफोर्स के पास अपना एक फाइटर होता और उसे हम खुद अपने टेक्नोलॉजी से और बेहतर कर पाते और हम अभी भी रशिया या फ्रांस पर डिपेंडेंट ना होते या अमेरिकन इंजन पर डिपेंडेंट ना होते। लेकिन जो भी हो, यह फाइटर जेट क्राइसिस एक दिन में तो बनी नहीं है। बीते 25 सालों से हर सरकार ने इस क्राइसिस को और बड़ा होने दिया है। एक नजर इस सफर पर भी डाल लेते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1999 के कारगिल वॉर से, जब आईएएफ ने MiG-21 और MiG-27 और मिराज 2000 का इस्तेमाल किया था। उस वक्त मिराज 2000 ने डिसाइसिव रोल प्ले किया था, लेजर गाइडेड बॉम्ब से कारगिल की ऊंचाइयों पर प्रिसाइज स्ट्राइक मारे थे। लेकिन उसी युद्ध में MiG-21 के लिमिटेशंस भी एक्सपोज हो चुके थे, आउटडेटेड रेडार, लिमिटेड वेपन्स लोड, एज रिलेटेड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। तब आईएएफ के पास 39 स्क्वाड्रंस थे जो कि 42 के रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम तो थे, लेकिन तब भी हालत उतनी खराब नहीं थी। साल 2001 एयरफोर्स ने 126 नए मिराज 2000 की मांग सरकार के सामने रखी, लेकिन फ्रांस में तब रफाल बनना शुरू हो गया था, मिराज का प्रोडक्शन कट हो रहा था। कुछ साल और बीत गए, बात आगे नहीं बढ़ी। फाइनली 2007 में यूपीए सरकार ने अनाउंस किया MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर बुलवाए गए। 126 जेट का यह डील था, करीबन $6.5 बिलियन का। उस वक्त का इंडिया का सबसे एंबिशियस ये डिफेंस टेंडर था। 6 कंटेंडर्स मैदान पर उतरते हैं, बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट, दसॉ रफाल, यूरोफाइटर, टाइफून, लॉकहीड F-16, MiG-35, साब का ग्रिपन। 2011 में इवैल्यूएशन के बाद 2 फाइनलिस्ट बाहर आते हैं, टाइफून और रफाल को लॉक किया जाता है। फाइनली जनवरी 2012 में रफाल को विनर भी घोषित कर दिया जाता है। $6.4 बिलियन का यह टेंडर 2014 तक करीबन $30 बिलियन तक हो जाता है। इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इस डील का स्ट्रक्चर भी डिट्टो वैसे ही है जो आज जिसकी बात की जा रही है। उस समय 18 जेट्स फ्रांस से फ्लाईअवे कंडीशन में मिलने वाले थे, 108 जेट्स इंडिया में HAL बनाने वाला था। लेकिन फिर HAL को हटाने के बाद रिलायंस पिक्चर में आ जाता है। पता चलता है कि दसॉ HAL के साथ फुल मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहा है। दसॉ का कहना था कि HAL के पास उतनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज नहीं है। अब रिलायंस के पास कैपेबिलिटीज कहां से आई, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन दोनों के तूतू में के बीच में 2015 में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने MMRCA टेंडर को ही डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जेट्स तो हमारे पास आए नहीं थे, तो मोदी सरकार ने डायरेक्टली फ्रांस से डील कर दिया, इस बार सिर्फ 36 जेट्स के लिए, जिन्हें फ्लाईअवे कंडीशन में फ्रांस हमें देने वाला था। और इसके लिए जिसे हमने एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया, इमरजेंसी अरेंजमेंट किया, क्योंकि मिग्स हमारे रिटायर होने वाले थे, आईएएफ की स्ट्रेंथ कम हो रही थी, उसके लिए हमें मोटा पैसा देना पड़ा। किसी भी और देश से ज्यादा महंगे में हमने रफाल जेट्स खरीदे। लेकिन इसी बीच उम्मीद की किरण तब बनकर आती है जब हमारा LCA तेजस आता है। LCA प्रोग्राम 1984 में सैंक्शन हुआ था, पहला प्रोटोटाइप बनते बनते 17 साल लग गए। 2001 में पहली बार उड़ान भरता है LCA। 2016 में इसे एयरफोर्स में ऑफिशियली इंडक्ट किया जाता है। टारगेट तब था 16 नए तेजस एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे हर साल, जिससे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी और बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत ना पड़े। लेकिन 2016 से 2025 के बीच में 9 सालों में 40 जेट्स तक डिलीवर ना हो पाए। HAL अपने देश का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया और हम तेजस को दूसरे देशों को बेचने की बातें करने लगे। दुबई में डिस्प्ले करने के लिए तेजस ले गए और वहां ग्लोबल मीडिया के सामने एक भीषण तेजस का क्रैश होता है।
तो जिम्मेदारी किसकी ठहरी भाई? नेहरू, बाबर, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? इस क्राइसिस में सबका हाथ है, यूपीए, एनडीए, बीजेपी, कांग्रेस। नहीं बने, नेहरू और बाबर का नहीं है, लेकिन सबने कंट्रीब्यूशन जरूर दिया है बीते 12 सालों में। लेकिन सरकार में तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। देश को वो बताते रहते हैं कि कांग्रेस से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी सरकार देश की सुरक्षा में जीरो कॉम्प्रोमाइज रखती है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर यह रहा है कि एमएमआरसीए को 2015 में ही मार देना, उसका वर्केबल ऑल्टरनेटिव के बिना ही 126 जेट का जो कार्यक्रम था उसको खत्म कर देना, बस 36 जेट्स खरीद लेना और सोचना कि भैया हमारी देश की सिक्योरिटी पूरी हो गई। फिर मोदी सरकार के पास एचएएल को रिफॉर्म करने के लिए 12 साल का वक्त था। अगर वहां पर भी प्रॉब्लम्स हम एड्रेस कर लेते तो आज सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती। उसके बाद एएमसीए डेवलपमेंट के लिए भी उतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई जितनी इसे मिलनी चाहिए थी। इस सब का नतीजा यह हुआ है कि एयरफोर्स की स्ट्रेंथ आज ड्रास्टिकली कम हो चुकी है। तो सोल्यूशन क्या है आप पूछोगे? सवाल तो बहुत पूछते हो देशभक्त, सोल्यूशन कहां है? देखिए, जैसा मैं बोलता हूं कि पहले तो यह बात मान लो कि क्राइसिस है, उसके बाद सोल्यूशन भी हो सकता है। अगर सरकार मानने को तैयार है, जानकारों की सुनने को तैयार है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें 3 अर्जेंट काम अभी करना होगा। पहला, तेजस क्रैशेस की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करना होगा। जो भी मामला है वो पब्लिक के सामने रखो, क्योंकि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके 182 ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं, 351 और प्लान्ड है, उसकी सेफ्टी, पब्लिक कॉन्फिडेंस, वो जो उसको आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर। दुबई के क्रैश के बारे में भी ये जो चुप्पी है ना, उसे तोड़नी पड़ेगी। 7 फरवरी में जो क्रैश हुआ उसे एयरफोर्स अभी तक एक्नॉलेज तक नहीं कर रही है। ये सीक्रेसी आपको खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, 114 रफाल डील में सोर्स कोड और वेपन्स इंटीग्रेशन को सवाल फर्मली आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। एपीआईज का मॉडल यूएई को मिला है, इंडिया को तो उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हम तो उससे बेटर बायर हैं, हमारी तो बड़ी एक डील है, स्ट्रॉन्गर निगोशिएशन पोजीशन हमारी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे लिए इस मामले में कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खो देना, यह एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तीसरा, 5th जनरेशन जो स्टॉप गैप डिसीजन है, SU-57 हो या और कोई एयरक्राफ्ट हो, आप जल्दी करो। चाइना के पास J-20, J-35, रिपोर्टेडली J-36 टेस्टिंग में है। पाकिस्तान को शायद J-20 5th जनरेशन फाइटर्स चाइना से मिलने वाले हैं। भारत के पास आज भी 0 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। लेकिन यह सब तभी हो पाएगा जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम ला पाएंगे। एचएएल को नींद से जगना होगा, डीआरडीओ की अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करनी होगी, और डिफेंस डील्स पर जो करप्शन एलिगेशंस लगाए गए हैं उन्हें ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करना होगा। एक तरफ कह रहे हो कि हम देश की सुरक्षा के साथ हम एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और अभी भी फ्रांस आपकी पिछली डील को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दुख की बात यह है कि आज भी इस फाइटर इमरजेंसी के बारे में देश को ज्यादा मालूम नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि पिछले 12 सालों में जनता को बस यही बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में मोदी सरकार ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। फोर्सेस को फ्री हैंड हमने दे के रखा है, जो उचित समझो वो करो डॉक्ट्रिन के तहत। पाकिस्तान और चाइना, अमेरिका भी हमसे थर थर कांपता है। मोदी सरकार से सलाह मशवरा किया जाता है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को हम कैसे रुकवाएं, जबकि सच तो यह है कि पिछले 60 सालों से अपना सबसे कमजोर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर आज हमारा एयरफोर्स ऑपरेट कर रहा है। वाह मोदी जी वाह। समय आ गया है कि सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए धर्म और आर्मी का सहारा ना ले, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर जवाब देना सीखे। इसी महीने हमने सरकार को जनरल नरवणे के किताब के मामले में भी बैकफुट पर देखा, ड्रामा करते देखा। अगर सवाल जेन्युइन है तो किताब सेंसर करने की या उसे ब्लॉक और बैन करने की क्या जरूरत थी? एयरफोर्स हो या आर्मी, वो तभी मजबूत हो पाएगी जब उसमें सच में एक मजबूत सरकार उसे सपोर्ट करेगी। एयरफोर्स और आर्मी को पीआर की तरह इस्तेमाल अगर करते रहेंगे तो हम ऐसे और भी किताबें बैन ही करते रहेंगे। देखना अब यह है कि इतने घटनाओं के बाद सरकार एयरफोर्स को सही फाइटर और वेपन्स दे पाएगी, या हम अभी भी जुमलों में ही जीना पसंद करेंगे।